सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है नोच सिग्नलिंग पाथवे। ये जैसे जी प्रोटीन है और हमने लिगेंड गेटेड जितने भी हमने ट्रांसडक्शन पाथवे की है सेल सिग्नलिंग के अंडर, ठीक है। ये भी कुछ वैसे ही है, पर इसकी इम्पोर्टेंस उनसे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही बोलूँगी मैं तो। देखते हैं क्या है। नोच एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है रिसेप्टर की फॉर्म में जो आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके सारे रिसेप्टर्स सिम्पोटर्स जो भी हैं हमारी होल बॉडी में जो भी चीज़ें प्रोटीन की ही बनी होती हैं, सेम वैसे ही है नोच सिग्नलिंग पाथवे। ये रिप्रेजेंट करता है सेल सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और इसका मेन इंपॉर्टेंस, मेन चीज़ इसकी क्या है। मेन इसका इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंटल स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस, किसी भी एनिमल में हो, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, या फिर आप स्मॉलर एनिमल से ले सकते हो उसमें भी। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में इसका बहुत ही अच्छा काम है। इवन एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर अडल्ट लाइफ तक होल प्रोसेस में, होल जर्नी में ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है कि each cell in the embryo has to be guided along one developmental pathway or another according to its history, its position and the character of its neighbors। इस लाइन का क्या मतलब है? बोल रहे हैं कि जब एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेज बन रही होती है तब क्या होता है, प्रिकर्सर सेल होते हैं। प्रिकर्सर सेल मेनली हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, बेशक आप एपिथेलियल ले लो, कनेक्टिव टिश्यू ले लो, कोई भी सेल ले लो, एनी टाइप ऑफ सेल, ये ओरिजिनेट तो एक सेल से हुआ है, ठीक है। तो उस एक सेल जो वो डिफ्रेंशिएशन कर रहा है इतने मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स में, उसे भी तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो कैसे वो उसे गाइडेंस मिलती है और किस तरीके से वो सेल सिग्नलिंग को डेवलपमेंटल स्टेजेस में यूज़ करता है, वो चीज़ें हैं। जैसे हमारी बॉडी में मान लो पेरेंट्स में जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चों की भी छोटी ही होती है। पेरेंट्स में अगर कोई जेनेटिक इशू है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब डिजीज स्टेट है, हम में भी वैसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल कौन करता है? ये सारी चीज़ें हैंडल हमारे वो सेल करता है जो मेन ओरिजिनेट, जिससे सारे सेल आगे बने हैं, वो कंट्रोल करता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये नोच सिग्नलिंग पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से नोच सिग्नलिंग पाथवे जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस में गाइड करता है उस सेल को कि आपने भाई किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होना है, क्या आपका काम है और किस तरीके से है। और इवन इन सारे सेल में एक आपस में बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग होती है। इन्हें पता होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने आगे जाके फॉर एग्जांपल मैंने आगे जाके एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट होना है, तुमने आगे जाके न्यूरोनल सेल में कन्वर्ट होना है। जैसे हमारी एक ह्यूमन सोसाइटी है, सबके पास अपनी ड्यूटीज अलॉट है, कुछ ऐसी हमारी बॉडी है। बॉडी सिमिलर टू नेचर, हमारा जो नेचर है कुछ वैसे ही है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स में जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उस तरीके से ही बेबी में भी होंगे। तो ये हो गया कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रही है बेबी की। इट्स पोजीशन, सेल की कौन से सेल की कहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए, हर चीज़ सिस्टमैटिक वे से हमारी बॉडी में होता है विद द हेल्प ऑफ नोच सिग्नलिंग पाथवे। उसके बाद है एंड द कैरेक्टर्स ऑफ इट्स नेबर्स। कैरेक्टर ऑफ नेबर मतलब एक सेल है जो सब सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके नेबरिंग सेल में किस तरीके से पड़ रहा है, ये चीज़। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द नीड फॉर इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज नेवर ग्रेटर देन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि इसमें कि जो हमारी बॉडी में हम सेल सिग्नलिंग ही पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे देखे हैं, ठीक है। हमारी नो डाउट होल लाइफ में ही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट जब एम्ब्रियोजेनेसिस का फेस होता है, जब एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ना जो इस टाइम हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि वो जो एम्ब्रियोजेनेसिस का फेस है वो बहुत ही क्रूशियल फेस है, वो एक बेस है
जो उस बेबी की होल लाइफ को प्रिडिक्ट करेगा कि कैसी होनी चाहिए। तो इसमें यही बता रहे हैं कि नीड फॉर इंटरसेलुलर, ये जो सिग्नलिंग है, सेल सेल कम्युनिकेट कर रहे हैं, इज नेवर ग्रेटर देन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज एट ईच स्टेप in the pathway it must exchange signal with its neighbor to coordinate its behavior with theirs। मतलब क्या है इसमें कि एक सेल दूसरे अपने आसपास जितने भी सेल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। किस तरीके से देखते हैं, जो आपके सारे सेल हैं, ठीक है, हमें पता है मेन एक ही सेल है जिससे सारे आगे फर्दर सेल डिफरेंशिएट होते हैं। तो मान लो कि ये वो सेल है जिससे फर्दर सारे सेल डिफरेंशिएट होंगे। बेशक आपके कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, एपिथेलियल सेल बनेंगे, न्यूरॉन्स बनेंगे, व्हाटएवर। ठीक है। तो ये जो सेल होता है हमें पता है मेसेनकाइमल सेल। और वैसे बता देती हूँ थोड़ा सा, अभी हम इस टॉपिक के अंदर नहीं जाएंगे। इसमें एक्टोडर्म होते हैं, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो होते हैं फर्दर, ये मेसेनकाइमल सेल का पार्ट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये डिफरेंशिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक्टोडर्म बनाते हैं लोअर लिम्स हो गए, अपर लिम्स हो गए, या आपके जो न्यूरॉन्स हो गए, ऐसे एक्टोडर्म के अंदर काफी सारी चीजें हैं। मेसोडर्म में आप ले सकते हो आपके जितने भी रिब्स हो गए, वर्टिब्रेट हो गए, ये सारा काम इसका होता है। और ऐसे इसका काम होता है, ये डिटेलिंग में हो जाएगा, फिर कभी कवर करेंगे। तो मेन मेसेनकाइमल सेल है जो डिफरेंशिएट होता है फर्दर बहुत सारे सेल टाइप में जितनी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसे सिग्नल मिला, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मेसेनकाइमल सेल है, काफी सारे सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल, वी नो कि स्टेम सेल, मेसेनकाइमल सेल जो है स्टेम सेल को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल है, ओके, इसे एक सिग्नल मिला है। क्या सिग्नल मिला है कि न्यूरॉन में कन्वर्ट होना है, नर्व सेल में कन्वर्ट होना है। ठीक है। और इसके आसपास तो काफी सारे और भी सेल हैं, पर पर्टिकुलर इसे सिग्नल मिला है कि सिग्नल क्या मिला है कि न्यूरोनल सेल में कन्वर्ट होना है, जितनी भी आपकी बॉडी में नर्व्स वगैरह हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये सेल अब क्या करेगा, ये सेल अपने नेबर्स वाले जो सेल हैं उन्हें मैसेज कन्वे करेगा। कैसे कन्वे करेगा, इन्हें इनहिबिट करके, एक तरीके से इनहिबिट कर देगा ताकि ये सारे सेल नर्व सेल बनाने में ना लग जाए। ठीक है। तो ये आगे फर्दर आपका जाएगा नर्व सेल बनाने में, न्यूरॉन्स बनाने में, आपके ब्लड वेसल्स बनाने में। ये सेल कोऑर्डिनेट करेगा और अपना इनहिबिशन इफेक्ट शो करेगा नेबर्स में। और जो इनहिबिट हो गए ये सेल नॉर्मली आपका क्या करेंगे, अपने फंक्शन करेंगे, एपिथेलियल सेल में एपिथेलियल सेल बनाएंगे आगे। एपिथेलियल सेल भी क्या है, बॉडी ऑर्गन को कवर करके रखते हैं, होल ऑर्गन को कवर करते हैं। ऑलमोस्ट बॉडी में बहुत सारे सेल हैं जो कि एपिथेलियल सेल के ही हैं। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सेल को सिग्नल आया, उसने नेबरिंग सेल के साथ एक तरीके की क्या की, कोऑर्डिनेटिंग ही की ना, कि भाई आप ये काम ही करो और मैं चला नर्व्स बनाने में। ये कुछ इस तरीके से ये स्टेप समझा रही थी मैं कि एट ईच स्टेप इन द पाथवे इट मस्ट एक्सचेंज सिग्नल विद इट्स नेबर टू कोऑर्डिनेट इट्स बिहेवियर विद देयर्स। तो इस तरीके से हमारे सेल कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। उसके बाद है इंश्योरिंग द कोऑर्डिनेशन विच लीड्स टू करेक्ट नंबर ऑन ए टिश्यू एंड ऑर्गन। जो काम इतनी कोऑर्डिनेशन, इतने सिस्टमैटिक वे से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो आपका जो एम्ब्रियो है फाइनली उसके ऑर्गन सारे अपने सिस्टमैटिक वे में जगह पे होंगे। उसके अंदर डीएनए ले लो, क्रोमोसोम ले लो, सबसे छोटा यूनिट जीन्स ले लो, वो भी करेक्ट ही होंगे, कोई बेस मिस पेयरिंग नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा है, आपका नोच सिग्नलिंग पाथवे। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके देखा इन्होंने कि सबसे पहले
मोस्ट ऑफ आप देखोगे जेनेटिक हो गया या बायोलॉजी में हम ड्रोसोफिलिया का एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिलिया में 75% ऑफ हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, ह्यूमंस के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो उनमें उन बीमारियों के पीछे जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो 75% ऑफ जीन आपका ड्रोसोफिलिया में प्रेजेंट होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल को लेके ये सारी चीज़ें समझाते हैं। और ये जो आपका ये सेल जो मैंने अभी समझाया, ये भी फर्स्ट टाइम ड्रोसोफिलिया के अंदर ही एग्जाम्पल देके समझाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका द डेवलपमेंट लॉजिक ऑफ नोच का डेवलपमेंटल स्टेज में क्या रोल है, कैसे रोल है और क्यों है, ये चीज़ें हमें इस ड्रोसोफिलिया के इस एग्जाम्पल से समझ आता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल टू सेल सिग्नल, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक पूरा ये मैकेनिज्म जो है नोच सिग्नलिंग पाथवे का किस तरीके से वर्क करता है, तो हम उस मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो नोच रिसेप्टर का मैकेनिज्म देखेंगे हम। सिग्नलिंग पाथवे दैट डिपेंड ऑन प्रोटियोलाइसिस, ये वो पाथवे है नोच रिसेप्टर, आपका नोच सिग्नलिंग बोल दो, जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन पे डिपेंड होता है। किस तरीके से वो हम देखेंगे। इसमें जो हम देखेंगे S1, S2 एंड S3 क्लीवेज होता है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है 3 फेजेस में, ठीक है, वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का वो सरफेस है जो सिग्नल को रिसीव करेगा। तो हम इसे बोल सकते हैं सिग्नल रिसीवर। और ऊपर हम बना लेते हैं सेल का वो पोर्शन, सेल का वो पोर्शन जो सिग्नल सेंड कर रहा है, तो सिग्नल सेंडर। हमने सेल सिग्नलिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 3 मेन चीजें होती हैं। एक होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर एक्टिवेट होने जा रहा है, आगे काम बढ़ेगा, ठीक है, मतलब प्रोसीड होगा। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इसमें आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाता है डेल्टा, और आपका सेरेट भी आ जाता है। ये आपका वो फ्रूट फ्लाई में प्रेजेंट होता है। फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिलिया हमने देखा था, ठीक है, एग्जाम्पल लेके पढ़ा था, उसी की बात है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है डेल्टा और सेरेट। उसके बाद दूसरी जो चीज है, हमारा लिगेंड इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लिगेंड, ठीक है। थर्ड चीज है रिसेप्टर, वो अब हमें पता है कि कौन सा रिसेप्टर है, नोच रिसेप्टर। नोच कुछ नहीं है, प्रोटीन ही है आपका, ठीक है, नाम है ये नोच रिसेप्टर। अगर हम नोच रिसेप्टर की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एक आपका होता है जक्स्टाक्राइन वे से कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सेल फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब ये एक सेल है, यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल आपका लिगेंड लगा है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिगेंड लगा, और ये दूसरा आपका है जो जिसका रिसेप्टर है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये जक्स्टाक्राइन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से लिगेंड से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाएगा रिसेप्टर में, जाके अपना एक्शन जैसे भी प्रोटीन बना के वो काम करता है, ठीक है, प्रोटीन के थ्रू ही एक्शन शो करते हैं, ये हमें पता है। तो ये जक्स्टाक्राइन का ही एग्जाम्पल है नोच रिसेप्टर। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पे आपका ये आपका डेल्टा लिगेंड है, बहुत सारे लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका डेल्टा लिगेंड है, और यहाँ पे आपका एक एंजाइम प्रेजेंट है
जो कि जिसका नाम है MIB। आफ्टर ऑल ये सारे क्या है, जीन्स ही है, ठीक है। तो इसका जो नाम है, इस जीन का जो नाम है MIB, ये मैं साथ साथ में लिख दूंगी, यहाँ पे आप देख लेना। इसका नाम है माइंड बॉम्ब। थोड़ा फनी है, मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये डेल्टा लिगेंड के साथ आपका MIB लगा हुआ है, माइंड बॉम्ब लगा हुआ है, और इस कंडीशन में ये इस टाइम क्या है, इनएक्टिवेट स्टेज में है, इनएक्टिवेट, अभी ये इनएक्टिवेट है। इसके बाद क्या होगा, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है। यहां पे एक अनदर एंजाइम आपका लगेगा, वो है UB। अगर UB की बात करें तो क्या है, UB क्वाइटन और लाइगेज, ठीक है। UB का, अगर UB क्वाइटिन कुछ नहीं है, जस्ट एक आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन, वो वाला प्रोटीन जो काफी सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हमने देखा कि इनहिबिटरी प्रोटीन भी होते हैं, रेगुलेटरी, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है UB क्वाइटिन। जब ये डेल्टा लिगेंड के साथ MIB को UB रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पे UB क्वाइटिन आके लगा है। तो हम इस प्रोसेस को, अगर प्रोसेस को एक नाम देना हो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, UB, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, UB क्वाइटिनाइलेशन, ठीक है। ये आपका प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। जब ये UB आके यहाँ पे लग गया तो आपका ये एक्टिवेट अब हो चुका है। इसके एक्टिवेट होने के बाद हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा नीचे नोच रिसेप्टर है, ठीक है। ये आपका नोच रिसेप्टर है, ये कुछ इस तरीके से, इसे मैं ऐसे डबल फोस्फोलिपिड एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता चले कि किस तरीके से आपका ये जो रिसेप्टर है प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पूरा क्या है, ये आपका है नोच रिसेप्टर, नोच रिसेप्टर। और ये जो बीच में जिसकी मदद से ये कनेक्ट है, ये आपका है TMN, जस्ट ट्रांसमेम्ब्रेन, ओके। तो ये आपका नोच रिसेप्टर है। जब ये इसके साथ आकर लग जाएगा, it's quite difficult to handle all these colors for me। ये यहाँ पे लग गया और आपका यहाँ पे क्या है, UB, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। अभी बात आती है कि S1 S2 S3 क्लीवेज तो बताया ही नहीं। तो S1 जो क्लीवेज है वो जब ये नोच रिसेप्टर बन रहा होता है तब होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। मैं अभी रफ डायग्राम ही बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका गोल्जी अपरेटस है। जब नोच रिसेप्टर की सिंथेसिस हो रही होती है, यहाँ पे सिंथेसिस होके आया होता है, हमें पता है गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, सोर्टिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, और उसके बाद ही फाइनली ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में जाके अपना फंक्शन शो करते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो यहाँ पे आपका जब नोच रिसेप्टर होता है, नोच रिसेप्टर होता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस के अंदर एक आपका कन्वर्टेज एंजाइम होता है, प्रोटीन कन्वर्टेज बोल दूं मैं इसे। तो यहाँ पे प्रोटीन कन्वर्टेज इस नोच रिसेप्टर की क्लीवेज करता है।
उसके बाद ही ये नोच रिसेप्टर आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में जाता है। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होती है साइट 1 में, एक रिसेप्टर है, ठीक है, उसमें कितने सारे साइट 1, साइट 2, साइट 3, ये जस्ट लोकेशन है उस पर, ठीक है। तो S1, S2, S3 इस तरीके से साइट 1 पे, प्रोटीन के साइट 1 पे प्रोटीन कन्वर्टेज क्लीवेज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शनल वे में आगे चला जाए और अपना काम कर सके। तो यहाँ पे हम इसे बोल देते हैं S1 क्लीवेज, ठीक है। गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रोटीन कन्वर्टेज ने ये प्रोटीन है नोच हमारा, उसकी क्लीवेज की है, यहाँ पे हम बोल देते हैं S1 क्लीवेज। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, जब आपका लिगेंड यूबिक्विटिन लाइगेज के साथ यहाँ पे लग चुका है, तो उस टाइम पे जब लिगेंड लग गया तो उस टाइम पे यहाँ पे क्लीवेज होती है। ये जो आपका है यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन होता है, इसे कौन करता है, उस एंजाइम का नाम बता देती हूँ मैं, वो है टेस एंजाइम। इसका नाम है, यहाँ पे बताती हूँ, टेस का TNF अल्फा कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पे हुई, सेकंड क्लीवेज ये हुआ, और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, ओके, एज अ रिजल्ट हमें मिला ये जो है आपका, ये सेपरेट आउट हो गया क्लीवेज के बाद, और ये जो क्लीवेज हुई है इसे हम बोल देते हैं S2 क्लीवेज। ओके, ये आपका हो गया S2 क्लीवेज। उसके बाद अभी भी ये ऐसा नहीं है कि अभी न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, अभी ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन इसके साथ लगा हुआ है इसकी भी क्लीवेज होनी बाकी है, ठीक है। तो इसकी क्लीवेज कौन करता है, गामा सेक्रेटेज, ठीक है। टेज लगा है, ऑब्वियस आपको पता लग गया होगा कि ये एंजाइम है जो यहाँ से इसकी क्लीवेज कर देता है, और फाइनली आपके पास रह जाता है ये, और ये जो क्लीवेज हुई है यहाँ पे, ये जो क्लीवेज हुई है, ठीक है, ये आपका है S3 क्लीवेज, ठीक है। अब आपको पता लगा S1 क्लीवेज आपका इधर हो रहा है गोल्गी एपरेटस के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजेस ऑफ नोच रिसेप्टर। सेकंड, जब लिगेंड आके लगा है उसके साथ, उस टाइम पे टेस ने क्लीवेज की है इस ट्रांसमेम्ब्रेन की, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड क्लीवेज हो रहा है जब ये ट्रांसमेम्ब्रेन जो है गामा सेक्रेटेज ने इसे भी ब्रेक डाउन कर दिया, अलग कर दिया, और फाइनली आपका अब ये जो नोच रिसेप्टर है रेडी टू गो इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हम बीच में न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप सो आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि मुझे अभी रब करना पड़ेगा, तो ये मैं रब कर रही हूँ थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी मेरा न्यूक्लियस, ठीक है। जगह की कमी की वजह से कुछ ऐसा बन गया, ये आपका है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। हमें पता है कि डीएनए के ऊपर जो भी लिगेंड आया होता है अपना काम करने के लिए, तो उनकी पर्टिकुलर जीन्स वहां पे लगे होते हैं, जहां पे आकर आपका ये लगेगा और वो प्रोटीन बनाएगा। देखते हैं कि क्या लगा है। यहाँ पे आपका CSL, ठीक है, अलग अलग कलर से लिख देती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपका है एनकोर, ठीक है। ये जो दो जीन लगे हैं CSL एंड एनकोर, CSL आपका क्या है, CSL आपका रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी,
इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, वो वाला जीन जो ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर को, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा फर्दर, ठीक है। CSL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो जीन है जो आपके इस पूरे प्रोसेस को, नोच रिसेप्टर को रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद इसके पास लगा हुआ है एनकोर। एनकोर क्या है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर को रिप्रेसर। अगर आपने कभी ऑपरेन मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, ऑपरेन मॉडल कुछ नहीं है, जीन्स होते हैं, किस तरीके से उसमें ऑपरेटर प्रमोटर होते हैं, सेपरेट वीडियो में मैं ऑपरेन मॉडल कवर करूंगी। को रिप्रेसर होते हैं। रिप्रेसर वो चीज होती है जो आपके जीन्स को रिप्रेस मतलब इनहिबिट करके रखता है। अब आपको क्या लग रहा है, ये एन कोर क्यों लगा इसके पास, जब जरूरत नहीं है इसे ये बंद करके रख रहा है कि काम नहीं करना है, तो ये इसे इनएक्टिवेट रख रहा है, इनहिबिट करके रख रहा है, ठीक है। तो जब ये आएगा, ठीक है, जब ऊपर पूरा प्रोसेस हो रहा है आपका, यहाँ पे मैं नाम बताना भूल गई, यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो पोर्शन है आपका नोच रिसेप्टर है ना, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका है नोच एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो हम इसे लिख सकते हैं NECR, ठीक है। और ये जो अंदर का पोर्शन है इसका नाम है NICR। सेम ही है, नोच E से एक्स्ट्रा हो गया, I से इंट्रा हो गया, जो अंदर की तरफ है सेल के, ठीक है। तो नोच इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ये आपका NICR हो गया। तो NICR क्या करेगा, जब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो CSL आपका रिलीज हो जाएगा। CSL क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा आपका। तो अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से दिखा देती हूँ, क्योंकि जीन्स एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही लगे होते हैं, ऐसा तो है नहीं, कुछ इस तरीके से ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका CSL है, ये रिलीज हो चुका है, और इसके ऊपर जो लगा है वो है आपका NICR, मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, NICR। ये आपका यहाँ से रिलीज हो चुका है CSL पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। और इनके साथ और भी बहुत सारे आपके को एक्टिवेटर लगे होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक ये होता है और P300, ठीक है, ये होता है P300। आपका प्रोटीन 300 है, बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। और उसके बाद है मैमल, नाम है मैमल और इसकी फुल फॉर्म है मास्टर माइंड लाइक प्रोटीन, ठीक है। तो ये है, और ये दोनों आपके क्या हो गए, एक तरीके से को एक्टिवेटर, क्योंकि ये CSL और NICR के साथ काम कर रहे हैं इसके साथ, तो ये हम हमारे क्या हुए, को एक्टिवेटर। प्रोसेस आपका सिंपल ही है, बस प्रोटीन्स के नाम हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, NICR यहाँ पे आया और उसने CSL को फ्री किया, क्योंकि एनकोर ने CSL को इनहिबिट किया था, जो कि हमारा CSL क्या था, एक रेगुलेटरी एंजाइम है, जीन है, ठीक है। तो NICR उसके साथ लग गया और उसके साथ आगे बाकी हमारे को एक्टिवेटर भी लगे, मास्टरमाइंड लाइक प्रोटीन एंड P300। उसके बाद अब जीन हमारा एक्टिवेट हो चुका है फाइनली। तो अब आपका क्या बनेगा, अब आपका, ठीक है, मैसेंजर RNA बनेगा। नॉर्मली प्रोसेस में यही होता है, मैसेंजर RNA बाहर आके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। फाइनली हमारा प्रोटीन बनके रेडी है, ठीक है, जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगा। अब बात आती है कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या शो करेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। मैं ये
पोर्शन रब करने जा रही हूँ, ये फुल फॉर्म जो भी लिखे हैं सबके, ठीक है। अब इस प्रोटीन का बहुत, एक तो ये क्या, बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, आपके एंजियोजेनेसिस के लिए, जैसे कई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, ठीक है, तो ये वो प्रोटीन है जो आपके नर्व सेल को आगे बनाएगा, ठीक है, उसे ठीक करेगा। एंजियोजेनेसिस का काम भी कर सकता है। और उसके बाद एंजियोजेनेसिस में आपको पता लग गया ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूरोनल डेवलपमेंट कर रहा है, ये न्यूरोनल डेवलपमेंट। वैसे नोच रिसेप्टर का मेन काम ही ये है कि ये नर्व सेल्स जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उन्हें बनाता है। उसके बाद ये जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं, आपको पता है अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो आपके बहुत सारे कैंसर की जड़ यही होती है, अगर इन प्रोटीन्स में म्यूटेशन हो जाए। ओके, तो इसलिए भी इन प्रोटीन्स के नाम आप लर्न कर लेना तो बेटर है। हमने देखा होम्योस्टेसिस में, एंजियोजेनेसिस में, न्यूरोनल डेवलपमेंट, और जब कैंसर हो जाता है, ठीक है, उस केसेस में ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन को भी प्रिवेंट करके रखने की कोशिश करता है। तो प्रिवेंट सेल साइकिल, और आप बोल सकते हो सेल डिवीजन। P53 जीन की तरह ही P53 ने हमने क्या देखा था, एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग देखा था। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो प्रोटीन बन रहा है वो एपोप्टोसिस का भी काम करे, क्योंकि हमने देखा था कि जब डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है कि उसे रिपेयर करना, पर उसके बाद अगर रिपेयर नहीं हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम उस सेल को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, दैट इज नेचुरल सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, तो एपोप्टोसिस। तो ये जो आपका प्रोटीन बना है बॉडी में, उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग ये सारे काम ये प्रोटीन करेगा आपका, ठीक है। एक बार मैं, और इसमें मेन चीज़ भी है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लेटरल इनहिबिशन भी बोलते हैं। मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि, एक सेकेंड, लेटरल इनहिबिशन, ड्रोसोफिलिया का एग्जाम्पल जब दिया था कि मेसेनकाइमल सेल है आपका, ठीक है, जब उसके पास एक सिग्नल आया या गाइडेंस आई कि तुमने न्यूरॉन्स में कन्वर्ट होना है, मेसेनकाइमल सेल जिससे सारे सेल फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाते हैं, और जितने भी टाइप से आपके सेल उसे बनाता है। तो वो न्यूरॉन क्या करता है, वो जो मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल है, वो अपनी नेबरिंग जो सेल है उन्हें इनहिबिट कर देता है, ताकि जो उसे वो एक सिग्नल मिला है कि पर्टिकुलर न्यूरोनल सेल्स में उसे कन्वर्ट होना है, बाकी सारे ना हो, वो अपना काम नॉर्मली करते रहे, एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाएं और वो काम करे, और वो अकेला ही डिफॉल्ट न्यूरोनल सेल में ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एक तरीके से आपका वो जो पर्टिकुलर मेसेनकाइमल स्टेम सेल है क्या कर रहा है, सबको नेबरिंग जो सेल है उसे इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसे हम बोल देते हैं लेटरल इनहिबिशन, जो कि आपका ये नोच पाथवे है, नोच रिसेप्टर पाथवे है, ये कर रहा है लेटरल इनहिबिशन। ओके, ये पर्टिकुलर अपना काम तो कर रहा है, पर सराउंडिंग नेबर जो सेल है उन्हें भी सिग्नल दे रहा है कि तुमने ये काम नहीं करना है, तुमने अपना वो काम करना है, एपिथेलियल सेल बाकी ऑर्गन्स बनाने हैं, मैं पर्टिकुलर न्यूरॉन सेल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी एक्शन है उसका, तो इसलिए हम बोल देते हैं इसे लेटरल इनहिबिशन। तो आपने देखा कि नोच रिसेप्टर में इसके सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे में इसका बहुत सारा काम है, ये सारे काम इसके हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे टॉपिक, इसलिए ये सारा साइकिल कवर किया है। फाइनली मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था, लिगेंड आया था, लिगेंड के साथ हमारा मीब लगा था। मीब क्या आपका
मीबा आपका एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि इनएक्टिवेशन स्टेट में लगा होता है। ओके, उसके बाद जब यूबी आता है तो यूबी जब इस लिगेंड के साथ लगा होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे नोच रिसेप्टर के साथ आके लग जाता है। नोच रिसेप्टर का एक पोर्शन है जो कि है नोच एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और सेकंड जो पोर्शन है नोच इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज जब ये नोच रिसेप्टर यहाँ आने से पहले की जो बात है, गोल्जी अपरेटस में इसकी एक क्लीवेज हुई थी जो कि कन्वर्टेज प्रोटीन कन्वर्टेज ने की थी, तो उसे हम बोल देते हैं S1 क्लीवेज, क्योंकि S1 साइट पे क्लीवेज हुई थी। देन जब ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के बीच में आ गया तो उसके बाद लिगेंड के लगने के बाद क्या होता है, तो टेस जो एंजाइम है इसकी क्लीवेज कर देता है। तो आपका ये जो है इंट्रासेलुलर डोमेन पोर्शन है ये अलग हो गया। उसके बाद थर्ड क्लीवेज होती है जब ये ट्रांसमेम्ब्रेन भी क्लीव हो जाता है बाय गामा सेक्रेटेज, ठीक है। तो इस तरीके से S1 S2 S3 क्लीवेज हो गया ना। फाइनली योर नोच इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर है, जो डोमेन है, वो फ्री है आगे न्यूक्लियस में जाने के लिए। फर्दर ये न्यूक्लियस के जाएगा, ठीक है, डीएनए के उस पोर्शन पे लगेगा जहाँ पे इसके जीन्स प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि CSL और एनकोर थे। CSL क्या था, रेगुलेटरी फैक्टर था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा, पर इसे इनहिबिट करके बैठा है एनकोर, ठीक है, न्यूक्लियर को रिप्रेसर। रिप्रेसर का काम है इसे इनहिबिट करना, पर जैसे ही NICR आया इसने इसे फ्री कर दिया और वो खुद इसके साथ लग गया उसका काम करने के लिए। एंड इसके साथ और भी आया, मैमल आए और P300 आए। मैमल आपका क्या था, मास्टर माइंड लाइक प्रोटीन है हमारा, और ये प्रोटीन 300 है। इनके लगने के बाद अब क्या होगा, फाइनली आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये मैसेंजर आरएनए बाहर साइटोसोल में जाके आपका प्रोटीन बनाएगा और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और उस प्रोटीन का जो काम होगा ये सारे उसके पर्टिकुलर फंक्शन होंगे जो वो करेगा। होप सो आपको ये सारा जो प्रोसेस है नोच रिसेप्टर का समझ आया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई कि आपकी सारी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर करना तो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। थैंक यू।